अक्षमता होती है, और पठन संबंधी अक्षमता होगी तो बच्चों को लिखने में भी क्या होगी, अक्षमता होगी। ठीक है, तो अगर सीटेट में कभी भी प्रश्न आए पढ़ने लिखने संबंधित अक्षमता, दोनों ही पढ़ने लिखने संबंधित अक्षमता क्या है, तो आपको ऑप्शन देना है डिसलेक्सिया। ठीक है, लिखने से कभी भी घबराना नहीं है, बच्चे को पढ़ने में अक्षमता है यानी कि उसको लिखने में भी अक्षमता होगी, और ये दोनों ही हम लोग के डिसलेक्सिया के अंदर आएगा। क्लियर? पठन लिखन संबंधित अक्षमता डिसलेक्सिया। अभी देखिए दूसरा बोल रहा है मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। किसी चीज को मौखिकली आप उसको बच्चे को राइम्स या कोई पोयम बताया जाता है ना, मौखिकली बताया जाता है, ओरली उसको समझाया जाता है, बोला जाता है कि बेटा इसको रटो या फिर इसको याद करो, तो उसमें भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो वो हम लोग का मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता होती है। इसमें बच्चों को इसमें बच्चों ये जो अक्षमताएं होती है, इस अक्षमता को भी हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, बच्चा मौखिकली किसी शब्द को या किसी चीज को अच्छे से बोल नहीं पाता है, या फिर उसको माइंड में अपने संज्ञान में उसको ना उसका समझ नहीं बना पाता, उसका कॉन्सेप्ट नहीं बना पाता, उसको अपने माइंड में स्टोर नहीं कर पाता है, तो इसको भी हम लोग का बोलने संबंधित अक्षमता को भी 2 भागों में बांटा गया है, अफेजिया एंड डिस्फेजिया। किस नाम से? अफेजिया और डिस्फेजिया, ये 2 नामों से इसको हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, जो कि मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता होती है, जिसमें से आपका अफेजिया का नाम तो बहुत रेयर आता है, डिस्फेजिया का नाम मोस्टली आपका ऑप्शंस में आएगा। ठीक है, अफेजिया एंड डिस्फेजिया, समझ में आया? जी मैम। अगला है हम लोग का लिखने आता है क्वेश्चन, जानते हैं पठन हम लोग का ये पठन संबंधित अक्षमता और लिखने संबंधित अक्षमता, ज्यादातर इसी से क्वेश्चन आता है, लेकिन नॉलेज सबका होना चाहिए। लिखने की अक्षमता, तो लिखने की अक्षमता में बच्चों को पता है क्या होता है, बच्चों को ना मसल्स पे कंट्रोल नहीं रहता है, वो शब्दों को अच्छे से बना के या सुंदरों से बना के लिख नहीं पाता है। बच्चा लिखना रहता है क, तो उसको बना देता है कुछ और ऊट पटांग तरीके से लिख देता है, उसका मसल्स प्रॉब्लम होता है इसमें। ठीक है, न्यूरो प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों का, तो लिखने संबंधित अक्षमता बच्चों का न्यूरो प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसको लिखने की संबंधित अक्षमता को 3 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नाम ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है अग्रेफिया, अफ्रेक्सिया। ठीक है, पहला है अग्रेफिया, दूसरा है अफ्रेक्सिया, तीसरा है डिस्ग्राफिया और चौथा है डिस्फ्रेक्सिया। वही है, अग्रेफिया को ही डिस्ग्राफिया बना दिया गया है और अप्रेक्सिया को ही डिस्फ्रेक्सिया बना दिया गया है। नाम याद रखिएगा, 4 प्रकार के होते हैं लिखने की संबंधित अक्षमता। न्यूरो प्रॉब्लम होता है, बच्चे को मसल्स में लिखने में अक्षमताएं होती है। 4 भागों में बांटा गया है, पहला है अग्रेफिया, दूसरा अफ्रेक्सिया, तीसरा डिस्ग्राफिया और चौथा डिस्फ्रेक्सिया। ठीक है, यह 4 टाइप्स के होते हैं। चौथा क्या बोले मैम? डिस्फ्रेक्सिया, प्र होगा प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, प्र में एक ही मात्रा, आधा क, छोटी की मात्रा और स और या, डिस्प्रेक्सिया। अग्रेफिया, अफ्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, अप्रेक्सिया, ये हम लोग के लिखने की संबंधित अक्षमता है, जो कि हम लोग का क्या होता है, मसल्स प्रॉब्लम होता है, न्यूरो संबंधित समस्याएं होती है, जिसको बच्चे को लिखने में समस्याएं होती है। बच्चे किसी चीज को मतलब उसको बना के सुंदर ढंग से बच्चे लिख नहीं पाते हैं। बहुत से बच्चों को देखिएगा, बच्चों का जिनमें ना न्यूरो प्रॉब्लम होता है, ऐसे बच्चे अक्षरों को ढंग से लिखने में उनको अक्षमताएं होती है। यही हम लोग का क्या है, बच्चे डिस्ग्राफिया से संबंधित है। और इसमें मोस्टली अगर इस चारों ऑप्शंस में अगर कोई ऑप्शंस देता है हम लोग का, तो देता है डिस्ग्राफिया। क्या देगा हम लोग का? डिस्ग्राफिया। ठीक है, हम लोग का पठन संबंधित अक्षमता में डिसलेक्सिया, इसके बाद हम लोग का मौखिक रूप से पढ़ने संबंधित अक्षमता में आ जाएगा डिस्फेजिया, और लिखने संबंधित अक्षमता में आ जाएगा हम लोग का डिस्ग्राफिया। ओके, इसके बाद हम लोग का आता है गणितीय संबंधित समस्या या अक्षमता, गणितीय मैथ से रिलेटेड। तो गणितीय संबंधी अक्षमता को भी यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। बच्चों को मैथ्स के फिगर्स में भी कंफ्यूजन, जैसे कि लेटर्स में कंफ्यूजन होता है ना, ठीक है, बच्चे को यहाँ पे लिखने संबंधित अक्षमता जो आपको बताए थे, लिखने संबंधित या पढ़ने संबंधित अक्षमता में बच्चे को डिसलेक्सिया में पता है क्या होता है, जितने समान दिखने वाले अक्षर होते हैं, ए है
वो बी, ए और बी में उसको अंतर नहीं समझ में आएगा, एम और डब्ल्यू में उसको अंतर, वो दोनों उसको समान दिखते हैं, एम और डब्ल्यू में उसको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, छोटा बी और छोटा डी में उसको कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा, ऐसे बच्चों को। ठीक है, तो इस प्रकार की समस्या हम लोग के पठन संबंधी समस्या, पढ़ने लिखने संबंधी समस्या होती है। उसी तरह से गणितीय समस्या में भी बच्चों को प्रॉब्लम होता है, मतलब जो फिगर्स होते हैं, समान दिखने वाले फिगर्स, उसमें भी बच्चों को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, वर्बल डिस्कैलकुलिया, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है, सबका एक ही है, डिस्कैलकुलिया, बस आगे वाला ध्यान रखिएगा, वर्बल डिस्कैलकुलिया। दूसरा होता है हम लोग का ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, और तीसरा होता है हम लोग का लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया। ठीक है, पहला क्या होगा, वर्बल डिस्कैलकुलिया, दूसरा ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, और तीसरा हो जाता है हम लोग का लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया। तो हम लोग का वर्बल डिस्कैलकुलिया जो होता है, हम लोग का वर्बली बच्चे किसी चीज को, फिगर्स को बोलने में उनको क्या होती है, कठिनाई होती है, दिक्कत होता है, समस्या होती है। ग्राफिकल यानी कि ग्राफिक्स से रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड समस्याएं बच्चों को होती है। और लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया में बच्चों को सिंबल से संबंधित, जोड़ घटाव गुणा भाग, इससे संबंधित समस्याएं होती है। ठीक है, वर्बल डिस्कैलकुलिया में वर्बली किसी चीज को बताने में उनको प्रॉब्लम होता है, ग्राफिकल में ग्राफिक से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, और लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया में बच्चों को सिंबल से संबंधित प्रॉब्लम हो जाता है, जोड़ घटाव गुणा भाग, इन सब में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। समझ में आया? तो जी हम लोग मैम। कितने कितने प्रकार के, हम लोग अधिगम अक्षमता में कितने कितने प्रकार के देखे। पहला था हम लोग का पढ़ने लिखने संबंधित अक्षमता, जिसमें हम लोग 2 भाग देखे, अलेक्सिया डिसलेक्सिया। इसमें बच्चों को याद रखिएगा, बच्चों को कोई भी समान दिखने वाले लेटर जो है ना, वो उसमें अंतर नहीं कर पाएगा, एम और डब्ल्यू में अंतर नहीं कर पाएगा, छोटा बी छोटा डी में अंतर नहीं कर पाएगा। ठीक है, पी और क्यू में अंतर नहीं कर पाएगा। इस प्रकार की समस्याएं बच्चों में होती है। मौखिक रूप से सीखने संबंधित समस्या में बच्चों को मौखिकली किसी चीज को बोलने में, प्रोनाउंसिएशन करने में, सही से तरीके से बोलने में, इसमें प्रॉब्लम होता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, अफेजिया डिस्फेजिया। लिखने संबंधित अक्षमता में बच्चों का न्यूरल प्रॉब्लम हो जाता है, मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाते हैं, बच्चे शब्दों को अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, सुंदर ढंग से बना नहीं पाते हैं। ठीक है, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, अफेजिया, अफ्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्फ्रेक्सिया, 4 भागों में। ठीक है, इसके बाद गणितीय संबंधित समस्या जो है उसको 3 भागों में, वर्बल डिस्कैलकुलिया, ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया और हम लोग का लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया। ठीक है, ये हम लोग का 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके बाद देखिए, दिया हुआ है एक नोट है कि डिस्फ्रेक्सिया एक ऐसी अक्षमता है, डिस्फ्रेक्सिया हम लोग का किसमें था, डिस्फ्रेक्सिया हम लोग का किसमें था, डिस्फ्रेक्सिया एक ऐसी समस्या है जो घात्यात्मक कठिनाइयों में गति और समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशंस के साथ समस्या को संदर्भित करता है, जिसकी वजह से बालकों को लिखने में लिखने या कुछ काटने में बच्चों को क्या होता है, कठिनाई का अनुभव होता है, जो हम लोग का मसल्स प्रॉब्लम होता है। समझ में आया? बच्चों को जो मसल्स प्रॉब्लम होता है हम लोग का, जो हम आप लोग को पठन पठन संबंधी समस्या जो बताए थे, जिसमें पढ़ने और लिखने दोनों की समस्याएं शामिल होती है, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, सॉरी, कौन जुड़े हैं? अभी तक कोई भी नहीं जुड़े हैं। तो डिस्फ्रेक्सिया में हम लोग का क्या होता है, अभी जो आप लोग को मसल्स और न्यूरो प्रॉब्लम वाला हम जो बता रहे थे, बच्चों को लिखने में जो अक्षमता होती है, बच्चे को लिखने में कोई चीज बहुत प्रॉब्लम होता है, लिख नहीं पाते हैं सही तरीके से, तो बच्चों को क्या होता है, उसमें बच्चों को गात्यात्मक कठिनाइयां होती हैं। ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाते हैं अपने मसल्स और उंगलियों के बीच। हम लोग विकास में पढ़े थे ना कि बच्चे जो है अपना मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है कि बच्चे पहले पूरे हाथ पैर पर कंट्रोल करते हैं, फिर धीरे धीरे उंगलियों पर अपना क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं। तब तो बच्चे जो है छोटे छोटे कामों को, या फिर पेंसिल्स पकड़ना, या फिर किसी चीज को पकड़ना, उंगलियों पर कंट्रोल करना, ये सब चीज सीखते हैं। यहाँ पे बच्चों को इसी चीज में क्या होता है, मैम, प्रॉब्लम। हाँ, गुड हेलो, इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम, हम लोग बस यहाँ पे आ गए हैं। आपको कोई इन्फॉर्म नहीं किया कि आज हम वहां नहीं जाएंगे? नहीं। ठीक है, तो वहीं से क्लास कीजिए, वहीं से क्लास कीजिए। ठीक है, ठीक ठीक है, तो ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बैठाने में
मतलब बच्चे का न्यूरो प्रॉब्लम हो जाता है, हाथ और उंगलियों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाते हैं, जिसकी वजह से वो चीजों को लिखने में या किसी चीज को काटने में उनको प्रॉब्लम होता है, जो हम लोग का क्या कहलाता है बच्चों का, डिस्प्रैक्सिया, जिसको जिसको हम लोग डिस्ग्राफिया भी बोल सकते हैं, लिखने संबंधित अक्षमता। अफेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्प्रैक्सिया, यही वाला हम लोग का इसके अंतर्गत आ जाएगा। समझ में आया? अभी देखिए अधिगम अक्षमता और अपंग बालकों में वो इतना जानने की आपको जरूरत नहीं है कि अधिगम अक्षमता और अपंग बालकों की क्या विशेषता है, कैसे आप उसको अलग अलग जानेंगे, तो वो हम लोग नॉर्मली जान जाते हैं। अपंग जो बालक होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जान जाते हैं। कुछ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए, बोल रहा है कि अधिगम अक्षम या अधिगम अपंग बालक किसी एक या अन्य कारणों के फलस्वरूप बहुत सारे गहन अधिगम समस्याओं का, जरूरी नहीं है कि किसी बालक में अगर जो है हम लोग का पठन संबंधी समस्या है तो उसमें जो है गणितीय समस्या नहीं होगी, ठीक है। एक से ज्यादा उसमें अधिगम अक्षमताएं हो सकती हैं एक ही बालक में, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि किसी एक बालक में एक से ज्यादा अधिगम अक्षमताएं हो सकती हैं या नहीं, तो हाँ, एक बालक में एक से ज्यादा अधिगम अक्षमताएं हो सकती हैं। उसमें हम लोगों का लिखने संबंधित अक्षमता भी हो सकती है, उसमें हम लोग का पढ़ने संबंधित अक्षमता भी हो सकती है, ठीक है। उसमें हम लोग का गणितीय संबंधित अक्षमता भी हो सकती है। तो एक ही बालक में एक से ज्यादा अधिगम अक्षमताएं हो सकती है। अगला देखिए, बोल रहा है मौखिक रूप से किसी चीज को सीखने में वो अक्षम हो जाता है बालक, ये हम लोग का किस में आ जाएगा, सेकंड वाला अफेजिया डिस्फेजिया के अंतर्गत आ जाएगा। मौखिक रूप से बालक किसी चीज को बोलने में और उस चीज को प्रोनाउंसिएशन करने में बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, समस्याएं होती हैं। वो उस चीज को देखिएगा, हम लोग का भी कुछ कुछ ऐसा होता है, वर्ड्स होता है जिसको हम लोग को अभी भी बोलने में, प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत होता है, हम लोग उसको प्रोनाउंसिएशन कर ही नहीं पाते हैं। आप नोटिस कीजिएगा, बहुत से लोग प्लूरल नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं एकदम नॉर्मली है बोलने में, एकदम हर एक वर्ड नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, स्पेशल वर्ड, जो उनको बोलने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी समस्या, ऐसे अधिगम अक्षमता बालकों में कुछ ज्यादा होती है। हम लोग नॉर्मल हैं, हम लोगों में ये समस्या कम है, एक या दो लेटर्स के बीच में है, उनमें यह समस्या क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। लिखने संबंधित कोई अक्षमता हो, यानी कि लिखावट में उसका क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, जो कि हम लोग का किस में आ जाएगा, डिस्फेक्सिया में आ जाएगा। मसल से प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम हम लोग की समस्याएं हो जाती है। इसके बाद देखिए, बोल रहा है कि अधिगम समस्याएं, जो कमियां होती है बालकों में, दोषों को अगर हम लोग को अगर ध्यान दिया जाए तो हम लोग कैसे जानेंगे कि बच्चे में किसी प्रकार की अधिगम अक्षमता है। जैसे कि बोल रहा है कि बच्चे का सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये हम लोग का शुभोपल्ली है। शुभोपल्ली हम लोग का क्या बोलता है, सीक्वेंस में एक चलता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बच्चे इसी पैटर्न्स में पढ़ना लिखना सीखते हैं। ये बच्चे समाज के द्वारा क्या करते हैं, अर्जित करने में अपनी मतलब जो बच्चे जो है इसको इजीली अर्जित कर लेते हैं सोसाइटी के थ्रू, ठीक है, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसे बच्चों को, अधिगम अक्षम बच्चों को सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, ये जो हम लोग का शुभोपल्ली है, इसको अर्जित करने में इनको प्रॉब्लम होती है, कठिनाई होती है, ठीक है। और तर्क करने में, चिंतन करने में, गणितीय योग्यताओं और सामाजिक कुशलताओं को अर्जित करने में यह बालक बेहद परेशानी का सामना करते हैं। जैसे नॉर्मल बालक है, हम लोग समाज से इंटरेक्ट हो रहे हैं, किस बात पे तर्क करना है, सोचना विचारना है, ठीक है, गणितीय समस्याओं को सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा नॉर्मल बालकों को, लेकिन इनको जो होता है बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं। और एक विशेषज्ञ और अभिभावक जो है, एक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि बालकों में इस प्रकार की अधिगम अक्षमता है, ठीक है। ऐसे बालकों का अगर व्यवहार देखें, व्यवहार में व्यग्रता और अनावश्यक उत्तेजना भी देखने को मिलती है। मतलब व्यग्रता मतलब एकदम परेशान रहेंगे ऐसे बालक, ठीक है। और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट। तो नॉर्मल बालकों की तरह थोड़ा सा अगर देखा जाए, ऐसे नॉर्मली देखा जाए, तो इनमें हमें कोई विकार नहीं नजर आएगा। लेकिन अगर हम इनसे इंटरेक्ट होंगे, बहुत ज्यादा इनसे बातचीत करेंगे, तब हमें इनके व्यवहारों में भी इस प्रकार की व्यग्रता, परेशानी, ठीक है, एकदम ऐसा लगता है कि किसी चीज से परेशान है, बेचैन है, जानने में, समझने में कठिनाई हो रही है, उसको जानने समझने के लिए परेशान है। कोई चीज दे दिया गया है बनाने के लिए, अब उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि कैसे स्टार्ट करे, कैसे बनाए, ठीक है।
ऐसे नॉर्मली हम लोग क्या पढ़े थे पियाजे जी या वाइगोस्की जी का थ्योरी में कि किसी बच्चा को अगर किसी समस्या में समाधान में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम उसको पार और पाइट दे दिए, बच्चा अपने दम पर उसको सॉल्व कर लिया, अपने गोल तक पहुंच गया। लेकिन ऐसे बच्चों को ना आप थोड़ा भी अगर सहयोग करें, इनको कुछ ज्यादा ही सहयोग की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका संज्ञान जो है उस स्तर तक विकसित नहीं होता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उनमें उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है, परेशान हो जाते हैं एकदम कि कैसे करें, क्या करें, नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत जल्दी बहुत सारी चीजों को मन में माइंड में ये क्या करते हैं, सोचने विचारने लगते हैं। तो इस प्रकार के हमें इनके व्यवहार में उग्रता नजर आती है। ठीक है, ऐसे बालक जो है पढ़ने के समय पंक्तियों को छोड़ देते हैं। अगर आप इनको कोई चीज या कुछ पैराग्राफ पढ़ने के लिए दीजिएगा तो ये पढ़ेंगे पढ़ेंगे, पढ़ते 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 एक लाइन स्किप कर दिए, बीच से एक लाइन ही हटा दिए, तो पंक्तियों को क्या देंगे, छोड़ देंगे। या फिर क्या करेंगे, एक ही पंक्ति को बार बार पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार एक ही पंक्ति को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार की समस्या ऐसे बच्चों में देखने को मिलती है। इस प्रकार के अगर बच्चे हैं तो ये क्या है, अधिगम रूप से अक्षम बच्चे हैं। तो क्या करेंगे, या तो पढ़ते पढ़ते एक पंक्ति को स्किप कर देंगे, या फिर एक ही पंक्ति को बार बार कविता कोई पढ़ रहे हैं तो उसी को पढ़ रहे हैं। इसके बाद बोल रहा है कि ये बालक जो है समय बताने में या फिर दिन महीना को सीक्वेंस में बताने में, आप बोलेंगे कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ऐसे बच्चे सीक्वेंस में बोल दे, तो ऐसे बच्चों को सीक्वेंस में बोलने में बहुत कठिनाई होती है। ये सीक्वेंस में कभी याद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कोई भी, चाहे वो मंथ का हो या फिर दिन हो, चाहे हम लोग का कुछ भी सीक्वेंस वाला चीज हो, ये सीक्वेंस में बोलने में या सीक्वेंस में माइंड में स्टोर करने में, याद रखने में इनको बहुत ज्यादा क्या होता है, दिक्कत महसूस होती है। सीक्वेंस में उसको वो नहीं बता पाएंगे। आगे देखिए, बोल रहा है कि ऐसे बालक जो है वर्णों को गलत क्रम में रखते हैं, जैसे कि प्लेट को लेफ्ट पढ़ना जानते हैं। ठीक है, कोई भी चीज अगर बुक में लिखा हुआ है और इनको रीडिंग करने के लिए दिया गया है, पढ़ने के लिए दिया गया है, तो ये चीज को क्या करेंगे, वर्णों को गलत क्रम में पढ़ लेंगे। अब लिखा हुआ है प्लेट और उसको पढ़ रहे हैं लेफ्ट, ऐसे बच्चे। ठीक है, इस बच्चों में एक प्रकार की और समस्या होती है, जितने भी बड़े लेटर उच्चारण करने वाले, जो हम लोग के बड़े बड़े उच्चारण करने वाले शब्द होते हैं ना, उसको प्राय वे अपने से क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। सडनली रहेगा तो सनली करेंगे, रिमेम्बर रहेगा तो रेम्बर बना देंगे, अपने आप उसको क्या करते हैं, ये ऐसे बच्चे शॉर्ट कर देते हैं। ये सब क्या है, जानबूझ के कोई बदमाशी नहीं करता है, ये सब उनमें अक्षमता है। अक्षमता की वजह से बच्चे इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। ठीक है, तो शब्दों को छोटा बनाकर उच्चारण करना ऐसे बच्चों में देखा जाता है। सडनली है, सनली बना दिया, रिमेम्बर है, रेम्बर कर दिए। ठीक है, और प्राय समान दिखने वाले लेटर्स आपको बोले थे ना, जैसे पी है, डी है, क्यू है, बी है, इन सबको भी इनमें समस्या में समाधान में इनको प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे बालक क्या है, जैसे कि एक जैसे दिखने वाले शब्दों को क्या करते हैं, गलत पढ़ देते हैं। लिखा हुआ है हेल्प, ठीक है, अब उसको पढ़ देंगे हेल्ड। अब उसको समझ ही में नहीं रहा है कि ये पी है कि डी है। हेल्प को हेल्प बोल देंगे, पी को बी बना देंगे, डी को बी बना देंगे। तो ऐसे बच्चे को समान दिखने वाले लेटर्स में भी क्या होता है, समस्या होती है। ठीक है, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, उत्तर दक्षिण, ये सब चीजों में ऐसे बालकों को समस्या होती है। कभी भी ऐसे बालक जो है ना, आप इसको बोलिएगा कि तुम्हारा दाया कहाँ है और बाया कहाँ है, राइट लेफ्ट कहाँ है, इनको प्रॉब्लम होगा। वैसे तो ये हम लोग को भी प्रॉब्लम होता है, और रोड पे जाइए तो लेफ्ट और राइट में हम लोग को भी कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन ऐसे बच्चों को शुरुआती दौर से इसमें प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, सूचनाओं को व्यवस्थित कर अपने उसका लाभ उठाने में ये असक्षम होते हैं। जैसे कि नॉर्मल बच्चे हैं, अपने पुराने अनुभव से नई समस्या का समाधान करने में उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन ऐसे बच्चे को अपने अनुभवों के द्वारा, ठीक है, एक तो जो कुछ भी वो अपने इन्वायरमेंटल से जो कुछ भी वो सूचना ग्रहण कर रहे हैं, उसको माइंड में वो एक तरीके से अच्छे से व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, उनका संज्ञान उतना ज्यादा ये एबल नहीं होता है। और दूसरा कि अगर कुछ हुआ भी तो समस्या के समाधान में इनको भी बहुत कठिनाई होती है। चाहे कि वो अपने पूर्व अनुभव से किसी समस्या का समाधान कर ले तो वो नहीं कर पाएंगे, उनमें अक्षमताएं होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग देखें तो हम लोग का अधिगम अक्षम वाले बच्चों में देखा, लर्निंग डिसएबिलिटी वाले बच्चों में देखा जाता है। ठीक है, तो देखिए, अगर पूछा जाए क्वेश्चन में हम लोग का सीटेड में क्या पूछा जाता है, मोस्टली 3 अधिगम अक्षमताओं से प्रश्न पूछा जाता है। एक हम लोग का पढ़ने में अक्षमता, जिसको हम लोग डिस्लेक्सिया के नाम से जानेंगे। एक होता है लिखने संबंधित अक्षमता, डिस्ग्राफिया के नाम से जानेंगे। और तीसरा हम लोग का होता है गणितीय संबंधी अक्षमता, जिसको हम लोग डिस्कैलकुलिया के नाम से जानेंगे। ठीक है,
ये 3 से ही हम लोग का मोस्टली क्या होता है, क्वेश्चंस पूछा जाता है। याद रखिएगा ना, पढ़ने संबंधित अक्षमता डिसलेक्सिया, लिखने संबंधित अक्षमता डिस्ग्राफिया और गणितीय संबंधित अक्षमता हम लोग का डिस्कैलकुलिया। ये 3 अक्षमताएं होती हैं। इतना क्लियर हुआ? जी मैम। चलिए, तो ऐसे बच्चों पे थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं होता, हम लोग जो तारे जमी पे जो मूवी देखे हैं, जिसमें जो ईशान शर्मा जो है वो इसी प्रकार की समस्या से है, और आजकल के बच्चे जो है इस प्रकार की समस्या से थोड़ा ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं। क्योंकि क्या है, आजकल बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, पेरेंट्स बिजी हैं, पापा अपने जॉब में बिजी है, मम्मी अपने जॉब में बिजी है, बच्चे पे उतना कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये विकार जो होता है, ये जो अक्षमताएं होती है, ये धीरे धीरे छोटा, हर बच्चे में थोड़ा बहुत ये क्षमता होता है शुरुआती दौर में, हम लोगों में भी था। लेकिन क्या है, बोलते हुए या फिर माहौल में रहते हुए वो अक्षमता धीरे धीरे अपने आप ही दूर हो जाती है। लेकिन जब बच्चे को वैसा माहौल नहीं मिलेगा, वैसी परिस्थितियां नहीं मिलेगी, तो वो अक्षमता धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जाता है। समझ में आया? जिसकी वजह से बच्चों में इस प्रकार की अक्षमता हमें देखने को आजकल मोस्टली आजकल के जनरेशन में ये सारी अक्षमताएं ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए एक और आपको इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं यहाँ पे, एडीएचडी और ऑटिज्म। ठीक है, ये ऑटिज्म क्या होता है और एडीएचडी क्या होता है? तो देखिए, एडीएचडी मतलब हम लोग का क्या होता है, अटेंशन। बच्चे जो है किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अटेंशन नहीं दे पाते हैं। एडीएचडी में हम लोग का होता है कि सीखने में एडीएचडी ध्यान, अवधान और व्यवहार को चुनौतीपूर्ण तरीके से प्रभावित करता है। किसी भी चीज को, मान लीजिए हम आपको कुछ ब्लैक बोर्ड पे समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन बच्चा जो है अपना ध्यान उस पर जो है केंद्रित ही नहीं कर पा रहा है, उस चीज को वो अपने माइंड में स्टोर ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वो जो है मतलब बच्चे के लिए क्या है, एक बहुत बड़ा चुनौती बन गया है। वो चाह रहा है उसको सीखना, समझना, लेकिन उसका ध्यान जो है वहां पे केंद्रित ही नहीं हो पा रहा है, उस चीज को वो अपने मतलब ध्यान में उसको वो ग्रहण ही नहीं कर पा रहा है बच्चे को। ये एक तरह का डिजीज होता है, परेशानी होती है, एडीएचडी जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, और बच्चा क्या होता है, इससे प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है, एक ऐसा विकार है जिसमें ध्यान केंद्रित करने और ध्यान देने की कठिनाई शामिल हो जाती है बच्चों में। किसी चीज को अगर बोलिएगा ना कि बच्चा तुमको एक पिक्चर दे रहे हैं, इस पिक्चर को स्टडी करो और इस पिक्चर को स्टडी करके इसके ऊपर एक स्टोरी बनाओ, ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं जिनको एडीएचडी का प्रॉब्लम होता है, ऐसे बच्चे जो होते हैं उस पर ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाएंगे, मतलब उसका पूरी तरह से अनुकरण नहीं कर पाएंगे। एक नॉर्मल बच्चे को देखा जाए तो एक विलेज का पिक्चर्स है, वहां पे कुछ खेतों में काम कर रहा है, कुछ ग्रोसरी है, कुछ ग्रोसरी की दुकान खोल के बैठे हैं, तो कुछ राजमिस्त्री हैं वर्क कर रहे हैं, वो सबको ऑब्जर्व किया, सबको ऑब्जर्व करके एक काम कहानी बनाया। लेकिन ऐसे बच्चे जो है उसको ऑब्जर्वेशन का प्रॉब्लम होता है, उसको अवधान का समस्या होता है, सबसे बड़ा समस्या उनका यही है। ठीक है, किसी चीज में वो ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाते हैं, ध्यान देने में ही उनको कठिनाई होगी, और उनके व्यवहारों को नियंत्रित करने में भी कठिनाई होती है, अपने व्यवहारों को भी वो नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जैसे कि जो जो पूर्व स्कूली या शुरुआती स्कूली के वर्षों में कुछ बच्चों में ऐसे हम लोग को स्पष्ट रूप से ये सारी चीजें दिखाई देती है। इसको हम लोग अवधान न्यून विकार भी कहते हैं। बच्चे किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे, किसी चीज को बच्चे जो है ध्यान देकर उसको समझ नहीं पाएंगे, उसके प्रति अपनी अवधारणा, अपना कॉन्सेप्ट जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाएंगे, उसका ध्यान मतलब जो है, ध्यान जो है उनका इधर उधर भटक ही जाएगा, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे, और ध्यान देने की भी कोशिश करेंगे तो उसको पूरी तरह से उसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसी को हम लोग कहते हैं अवधान न्यून विकार। ठीक है, और एक होता है हम लोग का ऑटिज्म। ऑटिज्म हम लोग का यहाँ पे दिखाया है छोटा सा, लेकिन आजकल ऑटिज्म, आज के जनरेशन में ऑटिज्म बहुत बड़ा प्रॉब्लम होते जा रहा है। देखिए ऑटिज्म में क्या होता है हम लोग का, ऑटिज्म इसको हिंदी में कहते हैं स्वालीनता। ठीक है, ऑटिज्म हम लोग का स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्वालीनता। ऑटिज्म वाले बच्चे जो होते हैं संवाद स्थापित करने में, मतलब किससे कैसे बात करना है, दो लोग आपस में जब इंटरेक्ट होते हैं, बातें करते हैं, ऐसे बच्चों को दो लोगों के साथ बातें करने में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, संवाद स्थापित करने में प्रॉब्लम होती है।
किसी बच्चे का शारीरिक जो हम लोग का फिजिकल लैंग्वेज होता है, मतलब शारीरिक भाषाएं को ज्ञान को पढ़ने में उसको हम लोग फिजिकली कोई कैसा एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, हम किसी से बात कर रहे हैं और उसके फिजिकल एक्टिविटी से हमको लग रहा है कि वो हमसे बात नहीं करना चाहता है, वो हमसे गुस्सा है या फिर वो बहुत ज्यादा दिक्कत में है। हम लोग किसी के फिजिकल एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं ना, जान जाते हैं ना। कोई इंसान बहुत बीमार है, सड़क पर बीमार है, वो फिजिकली ऐसे मतलब बिहेव कर रहा है जैसे कि हम लोग उसका फिजिकल एक्टिविटी से हम उसका जान गए कि वो इंसान बीमार है, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हम लोग तुरंत उसके पास जाते हैं। ऐसे बच्चे जो हैं शारीरिक भाषाओं को समझने में असक्षम होते हैं। किसी भी प्रकार की शारीरिक भाषाओं को ये समझने में बिल्कुल भी क्या होते हैं, असक्षम होंगे, इनको नहीं समझ में आता है। संवाद अदायगी में असक्षम होते हैं। किसी से आपको बोला जाएगा वार्तालाप करने के लिए, ये वार्तालाप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो छोटी छोटी बुनियादी कौशल होती है, छोटी छोटी चीजें, ठीक है, उन सब चीजों को करने में ये प्रॉब्लम होती है इनको, ठीक है। दोस्त बनाएंगे नहीं। ऐसे बच्चे देखिएगा ना, आई कांटेक्ट करके बात नहीं करेंगे। अगर आपसे बात कर भी रहे हैं ना, तो वो आपसे नजर से नजर मिला के नहीं बात करेंगे। सामने आप खड़े हैं, देखेंगे कहीं और बात करेंगे आपसे। तो ऐसे बच्चे जो है जिसमें ऑटिज्म का प्रॉब्लम होता है, स्वालीनता का प्रॉब्लम होता है, ऐसे बच्चों को आई कांटेक्ट करके बात करने में समस्या होती है। आपसे बात करने में समस्या होगी, वो आपसे संवाद ही नहीं कर पाएगा। आप फिजिकल लैंग्वेज को वो लोग नहीं समझ पाते हैं, छोटे छोटे बुनियादी कौशलों को वो नहीं समझ पाते हैं, दोस्त नहीं बना पाएंगे। ऐसे बच्चे को कोई चीज जो है ना, मतलब अगर मान लीजिए कोई चीज में बोला जाएगा कि बेटा बाजार से ये लेकर आओ, तो ठीक है, वो बाजार तक जाते 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 वो भूल जाएगा और लेके आ जाएगा दूसरा चीज, ठीक है। एडीएचडी में भी ये प्रॉब्लम होगा। आप बोलेंगे कि बेटा बाजार से 1 किलो मैदा लेकर आओ, वो मैदा भूल गया, उसका अवधान में ही नहीं रहा। एडीएचडी में ये प्रॉब्लम होगा, ये स्वालीनता में नहीं आएगा, सॉरी। तो एडीएचडी में क्या प्रॉब्लम होगा कि बोला जाएगा कि ये लेकर आओ, वो भूल जाएगा, वो लेके आ जाएगा दूसरा चीज, उसका अवधान ही नहीं रहा उसमें, अवधान न्यून विकार उसमें हो गया, तो वो चीजें नहीं। कोई सामान हाथ में लेकर पापा बोले हैं कि चलो 1 किलो सेव खरीद दिए और बाइक पे पीछे बैठा दिए, इसको पकड़ो घर चलना है, ठीक है। बाइक पे बैठे 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 वो कब वो पॉलिथीन हाथ से गिरा दिया उसको पता ही नहीं है, उसका ध्यान ही नहीं है। एडीएचडी में ये प्रॉब्लम आ जाएगा ऐसे बच्चों को, ठीक है। मतलब उसे पूछा जाएगा कि कहाँ गया पॉलिथीन, सेव कहाँ गया, उसको पता ही नहीं है कि सेव कहाँ गया, कब गिराया उसको ध्यान ही नहीं है। अवधान न्यून विकार उसमें आ गया है। और ऑटिज्म में क्या आ जाएगा, आपसे आई कांटेक्ट करके बात नहीं करेगा, ठीक है। आपसे ज्यादातर ऐसे बच्चे बहुत रेयर ही बात करेंगे, आपसे बहुत कम बात करेंगे। दूसरों के विषय में ये यही सोचेंगे कि वो मेरे विषय में अच्छा नहीं सोच रहा है, वो मेरे विषय में क्या सोच रहा है, मतलब उनके मन में जो अपोजिट थिंकिंग ही रहता है। वो बहुत कम रेयरली बात करेंगे, किसी के फिजिकल लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाएंगे। छोटी छोटी बुनियादी चीजें, आप देख, छोटी छोटी बुनियादी चीजें उनको शूलेस बांधने नहीं आएगा, ठीक है, उनको गांठ बांधने नहीं आएगा। आप उनको छोटी छोटी काम को बोलिएगा ना करने के लिए, अब ऐसे बच्चों को आप बोलिएगा कि बेटा थोड़ा पेंसिल छील दो, शार्प कर दो, तो वो छोटी छोटी चीजें उनको करने में दिक्कत हो जाएगा ऑटिज्म में, ऐसे बच्चे को, ठीक है। तो ये सारे बच्चे जो होते हैं ऑटिज्म के शिकार होते हैं। आई कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, शूलेस नहीं बांध पाएंगे, पेंसिल्स नहीं छील पाएंगे, शारीरिक लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दोस्त बनाने में इनको प्रॉब्लम होती है। ऐसे बच्चे हम लोग के ऑटिज्म के शिकार होते हैं। और अवधान न्यून विकार में हम लोग का एडीएचडी आ जाएगा। क्लियर? क्लियर हुआ? जी मैम। कोई दिक्कत? नो मैम। अभी हम आपको पूरा डिटेल नहीं बताए हैं, ये आपका 17 को एग्जाम है ना? जी मैम। पूरा डिटेल नहीं बताए हैं लेकिन चिकन फॉक्स हो गया मैम। आपको। जी मैम। चिकन सिम्टम, पॉक्स हो गया? हाँ सुबह से सिम्टम्स दिख रहा है मैम, उधर 4 दिन से बुखार था ना। अच्छा, तो एग्जाम आपका 17 को ना है? जी मैम। अभी अभी टाइम है निशांत जी, आप एग्जाम तक ठीक हो जाइएगा। हम तो चाह रहे हैं मैम कि हम एग्जाम दें। नहीं, एग्जाम जरूर एक बार अटेंड कीजिए। एग्जाम देने से आपको एक्सपीरियंस होगा, कैसा क्वेश्चन आता है, क्या आता है, आपको आइडिया होगा ना। ठीक हो जाइएगा इतने टाइम तक, 17 तक आप ठीक हो जाइएगा। मौसम बहुत ज्यादा ये हो गया है। हेमोपैथी में इसका दवा आता है,
कल चले जाएगा मैम, क्योंकि आज ही सिम्टम्स दिखा है मैम। 4 दिन से तो बुखार था, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। अच्छा, आप फैमिली के साथ रहते हैं या अगर अलग से हॉस्टल वॉस्टल में रहते हैं? नहीं, मैं फैमिली के साथ। तो जाके होम्योपैथी के डॉक्टर के पास बोलिएगा, और घर के लोगों को भी होने का चांसेस है, तो मेडिसिन मिलता है होम्योपैथी में, हाँ उन लोगों को भी लाके खिला दीजिएगा। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? नो मैम। तो आप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? जी मैम। किए हैं? जी मैम। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? प्रियदर्शनी जी, यस मैम। कौन कौन? ज्योति भी जुड़ी है? ज्योति है? जरूरी है। तो ज्योति का कल एग्जाम है ना? ये नहीं जाएंगे एग्जाम देने, इसको कोई नहीं ले जा रहा है। तो एग्जाम नहीं देंगी? नहीं, बोलिए। ज्योति, यस मैम। एग्जाम नहीं देना है? मैम कोई ले जाने वाला ही नहीं है। कहाँ सेंटर पड़ा है? जमशेदपुर। जमशेदपुर में कहाँ? देखिए उसमें। जमशेदपुर में कहाँ? एग्जाम छोड़ दीजिएगा, 1200 रुपया फी भरी है। मनीष सर, कल जो क्वेश्चन बोले थे ना ग्रुप में सेंड करने के लिए, वो वाला क्वेश्चन थोड़ा इसमें शेयर कीजिए ना, इसमें भेजिए। मनीष सर कुछ वो नहीं सेंड किए हैं हम लोग। हाँ गया। इसे नहीं दिया। सर आप ग्रुप में प्रेजेंट हैं? सर नहीं। अच्छे रूप से एग्जाम नहीं दीजिएगा? चलिए, अब नहीं दीजिएगा तो क्या कर सकते हैं। मनीष सर इसको ग्रुप में डालेंगे तब ना हम हमारा। देखिए तो आ रहा है स्क्रीन पे, क्वेश्चन दिख रहा है? जी मैम। आ गया। चलिए, इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए सॉल्व। देखिए क्वेश्चन आप लोग भी देखिए, और आप लोग को जहाँ कुछ प्रॉब्लम होगा पूछिएगा, हमको पता है आप लोग सॉल्व नहीं किए हैं। पहला क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए निशांत जी। नो मैम। सेकंड। इसका ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्य हो, जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या। तो बच्चे ध्यान, स्मृति, समस्या ये सारी चीजें कहाँ? शारीरिक क्षेत्र में आएगा नहीं, सामाजिक क्षेत्र में आएगा नहीं, सांवेगिक क्षेत्र में हम लोग का इमोशन आ जाता है। तो कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? संज्ञान, यानी कि समझ। संज्ञान का मतलब हम लोग का कॉग्निशन का मतलब यही ना है, समझ। तो इसके अंतर्गत हम लोग का ध्यान, स्मृति और समाधान, समस्या समाधान जैसे समस्याएं आती है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा? हुआ है? 4 किए हैं मैम। 4 किए हैं? इसका आंसर 4 नहीं होगा। देखिए आपको बता रहे हैं, बोल रहा है कि सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? ठीक है, विकास का क्रम अनिश्चित है। आपने 4 लगाया निशांत जी, विकास का क्रम अनिश्चित है। विकास हम लोग का क्रमानुसार नहीं चलता है, कैसे 4 हो जाएगा? हम लोग का विकास तो एक क्रम के अनुसार ना चलता है। बालक जब माता के गर्भ में आता है, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, ये तो एक क्रमानुसार सीक्वेंस में चलता है। ये होगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही गलत हो गया।
ऑप्शन नंबर 1 देखिए, बोल रहा है विकास एक आयामी होता है। विकास एक आयामी होता है? विकास के तो कई सारे पक्ष होते हैं। विकास बहुआयामी होता है, उसके शारीरिक, मानसिक, भाषाई कई सारे पक्ष होते हैं। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। विकास की दिशा शीर्षगामी होती है, ये हम लोग को पता है कि विकास की दिशा शीर्षगामी। हम लोग सिर पदामुखी सिद्धांत पढ़े हैं ना, यानी कि बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है, केंद्र से परिधि की तरफ। ये चीज हम लोग पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे बोल क्या रहा है कि सना जो है वह कमीज का बटन बंद करने और कलम पकड़ने से पहले जो है वो बोतल पकड़ना सीख जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हम लोग का होगा, विकास की दिशा अधोगामी होती है। देखिए, शीर्षगामी का मतलब आप लोग क्या जाने थे कि विकास जो होता है सिर से शुरू होता है और पैर तक जाता है, यही ना शीर्षगामी। सबसे पहले बालक का गर्भ में उसके सिर का विकास होता है। बालक सबसे पहले अपने सिर को उठाता है, सिर को कंट्रोल करता है, इसके बाद धीरे धीरे बाकी अंगों पर कंट्रोल करना शुरू करता है, विकास होता है। यही ना हम लोग जानते हैं सिरा पदामुखी सिद्धांत में। अधोगामी सिद्धांत में होता है कि विकास जो है यहाँ पे अधोगामी का मतलब अधर, ठीक है। अधर का मतलब बच्चे का धर से यहाँ पे विकास होगा। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बच्चे का धड़ से, जहाँ पे उसका रिबकेज होता है, उसका बैकबोन होता है, वहां से बालक का विकास होगा, मध्य भाग से, ठीक है। तो मध्य भाग में हम लोग ये चीज पढ़े हैं, मोटर डेवलपमेंट में पढ़े हैं कि स्थूल सूक्ष्म से हम लोग का ये सूक्ष्म से लेकर विस्तृत की ओर हम लोग पढ़े हैं ना कि बालक सबसे पहले अपने पूरे हाथ पैर को पटकना शुरू करता है बृहद पैमाने पर। इसके बाद वो सूक्ष्म क्रियाएं करता है, इसके बाद उसकी उंगलियों पर या मसल्स पर उसका कंट्रोल धीरे धीरे बनता है। लेकिन शुरुआती दौर पर बालक जो है, आप देखोगे कि वो पूरे के पूरे बॉडी को पटकता है, हाथ पैर, पूरा हाथ पैर पटकेगा। उसको किसी चीज को पकड़ने दीजिएगा तो उसको पकड़ना नहीं आएगा। यानी कि शुरुआती दौर में बालक का जो हम लोग का मसल्स जो होता है, मोटर डेवलपमेंट होता है, वह बृहद पैमाने पर होता है। वो बड़ी चीजों को करना पहले सीखता है, इसके बाद सूक्ष्म धीरे धीरे सूक्ष्म चीजों पर उसका कंट्रोल शुरू होता है। तो बटन बंद करना और कलम पकड़ना यह तो सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आ रहा है ना। बटन बंद करना और कलम पकड़ना यह सूक्ष्म क्रियाएं हैं। इसमें उसका बच्चे का उंगलियों पर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। तो शुरुआती दौर में तो बच्चों का उंगलियों पर कंट्रोल नहीं होगा, उसका तो पूरे मसल्स पे कंट्रोल रहेगा, उसका पूरा हाथ और पूरा पैर चलेगा। इसीलिए ना बच्चा पहले क्या करता है कि कमीज का बटन और कलम पकड़ने से पहले बच्चा जो है ग्लास और बोतल पकड़ना सीख जाता है कि पूरे हथेली पर उसका कंट्रोल है, इसके बाद धीरे धीरे उंगलियों पर कंट्रोल आ रहा है। इसको हम लोग अधोगामी सिद्धांत कहते हैं, यानी कि अधर से विकास बालक का शुरू हो रहा है। अधोगामी सिद्धांत, पहले उसका अधर यानी कि उसका हम लोग का रिब केज जैसे पार्ट्स हैं, धर है, उसका विकास होगा, वहां पे उसका अपना पूरा उसका कंट्रोल करना सीखेगा। इसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे चीजों पर, छोटे छोटे पार्ट्स पर वो कंट्रोल करना सीखेगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अधोगामी सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर यही पे दे देता क्वेश्चन, ऐसे दे देता कि बालक जो है पहले अपने सिर पर करता है और इसके बाद वह अपने हाथ पैर पर कंट्रोल करना शुरू करता है, तो वो हम लोग का शीर्षगामी सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है। और यहाँ पे अधर का बात कर दिया गया है, धड़ की बात कर दी गई है, तो वो हम लोग का अधोगामी सिद्धांत आ जाएगा, ठीक है। शीर्षगामी और अधोगामी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? नो मैम। चलिए, आप लोगों को नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, बच्चे का विकास इनमें से किसका परिणाम है? इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और मैम नहीं होगा ना। अनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतर क्रिया का 4 नंबर। अगला है, निम्न में से कौन सा कारक सामाजिक का प्राथमिक कारक नहीं है? क्या बताए थे, सामाजिकीकरण का प्रथम कारक कौन होता है हम लोग का? परिवार। हम लोग सबसे पहले सामाजिकीकरण हम लोग के अंदर जो आती है, हम लोग समाज के विषय में सीखते हैं तो परिवार से सीखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कारक नहीं है, तो परिवार से सीखते हैं। परिवार के बाद आस पड़ोस में निकलते हैं तो वहां से सीखते हैं। अपने समकक्षी का मतलब हमारे जो निकटवर्ती हैं, अपने पीयर्स, फ्रेंड्स के सीखते हैं। समकक्षी का मतलब फ्रेंड्स हो गया, पीयर्स, ओके। सरकार तो बहुत दूर में आती है ना, सरकार तो बहुत दूर में आती है, तो यहाँ पे क्या होगा, सरकार होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 हाइंस क्या दिया हुआ है, 1 मिनट। हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कहेल वर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? लॉरेंस कहेल वर्ग का जब भी जिक्र हो और किसके ऊपर उन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं, तो किसके ऊपर लॉरेंस कहेल वर्ग ने अपने सिद्धांत दिए हैं? हाँ, व्यक्तिगत विकास के ऊपर, मनोवैज्ञानिक विकास के ऊपर, सामाजिक विकास के ऊपर या नैतिक विकास के ऊपर? 4 नंबर में। 4th नंबर। निशांत जी, लॉरेंस कहेल वर्ग का 2nd नंबर सामाजिक विकास पर। नहीं, प्याजे जी का सिद्धांत किसके ऊपर है, पहले बताइए हमको। संज्ञानात्मक का। संज्ञानात्मक। वाइगोस्की जी भी सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक क्षेत्र, सामाजिक संस्कृति ना। स्किनर का नाम आ जाएगा तो लर्निंग पे आ जाता है, और जब भी लॉरेंस कहेल वर्ग का नाम आता है तो नैतिकता पर। हम लोग नैतिक डेवलपमेंट जो है पढ़े हैं वो लॉरेंस कहेल वर्ग का ही ना पढ़े हैं। हिंज का जो हम लोग कहानी पढ़े हैं, लॉरेंस कहेल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत याद रखिएगा। हम लोग जो नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़े थे, जो हम लोग का परंपरागत, पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत अवस्था पढ़ रहे थे, जिसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की, आदान प्रदान, ये सब हम लोग का नैतिक विकास का थ्योरी है, और ये लॉरेंस कहेल वर्ग का दिया गया थ्योरी है। ठीक है, लॉरेंस कहेल वर्ग ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो लॉरेंस कहेल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मॉरल डेवलपमेंट, सामाजिक नहीं आएगा, मनोवैज्ञानिक भी नहीं आएगा और व्यक्तिगत भी नहीं आएगा। किसका आएगा? लॉरेंस कहेल वर्ग, नैतिक विकास। जैसे कि आप लोग प्याजे जी को याद रखे है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसी तरह से लॉरेंस कहेल वर्ग को याद रखिए नैतिक विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन दिख रहा है ना? यस। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा ना आपसे? लॉरेंस कहेल वर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में गलती नहीं होना चाहिए। दिया हुआ है 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित। क्या नहीं है? नहीं दिख रहा, नंबर नहीं आ रहा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? ऊपर कीजिए। अभी दिख रहा है? नहीं। आप भी देख कर सकती हैं स्क्रॉल। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? आपको दिख रहा है निशांत जी? दिख रहा है मैम, लेकिन 6 नंबर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। अच्छा, एक खाली मिनट इंग्लिश दिख रहा है मैम। 1 मिनट वेट कीजिए। अभी दिख रहा है? जी मैम। चलिए, बोल रहा है 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को अपने माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के डैश चरण पर है। कौन सा चरण हो जाएगा? 9 वर्षीय लीला। 9 वर्ष किसके अंतर्गत आ जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेदीय हम लोग का सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक हम लोग का आ जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज हम लोग का आ जाएगा 2 से 7 वर्ष। इसके बाद हम लोग का कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आ जाएगा हम लोग का 7 से 11। तो 7 से 11 के अंतर्गत हम लोग का आ जा रही है लीला। यस। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कोई दिक्कत है इसमें? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो उसको डैश कहते हैं। आप लोग इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट, आत्मसातकरण। ठीक है, एसिमिलेशन उसको कहेंगे हम लोग। समायोजन नहीं होगा। समायोजन कब होता है?
यहाँ पे इससे पहले भी एक बार इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हुई थी प्रियदर्शनी जी, तो आपको बताए थे कि जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं, अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित कर रहा है, उसमें वो किसी प्रकार के नए चीजों को ऐड नहीं कर रहा है, उसमें किसी प्रकार का कोई वो बदलाव नहीं ला रहा है। जब वो किसी प्रकार का कोई बदलाव लाएगा, उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए वो किसी प्रकार का उसमें कुछ ऐड कर रहा है, कुछ कमी कर रहा है, ठीक है, कुछ परिवर्तन ला रहा है, तो हम लोग का समायोजन हो जाएगा, एकोमोडेशंस। लेकिन जब वो क्या कर रहा है, अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित कर रहा है, बिना किसी बदलाव, बिना किसी परिवर्तन के, ठीक है, बिना कुछ उसमें ऐड किए, बिना कुछ उसमें घटाए, तो वो हम लोग का आत्मसातकरण कहला रहा है। वो क्या होगा? आत्मसातकरण। क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश कहा जाता है, क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। क्या होगा इसका आंसर बताइए? एकदम इजी क्वेश्चन है। सामाजिक संस्कृति, वाइगोस्की जी ने सामाजिक संस्कृति क्षेत्र का विकास किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटतम क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है, तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है बताइए? तो 3 नंबर में पार स्कैप फोल्डिंग दे रही है। क्या बोल रहा है? आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं। क्या बोल रहा है कि निकटतम क्षेत्र पर पहुंचने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढाल रही है। जो वो सहायता दे रही है वो, ताकि वो क्या है, निष्पादन का मतलब होता है उपलब्धि, वो सफल हो सके, तो उसके अनुरूप क्या कर रही है, अपने सहायता को उसके अनुरूप ढाल रही है, ठीक है, कि बच्चा जो है उसकी सहायता से जो है अपने निष्पादन, अपनी उपलब्धि तक पहुंच जाए। तो अध्यापिका किस नीति का पालन करे? तो अध्यापिका वहां पे पार दे रही है, स्कैप फोल्डिंग दे रही है बच्चे को। अगला बोल रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में, यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए किसी को, बताइए? 3 नंबर में विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाएं। जहाँ पे एक्टिविटी की बात हो रही है, ठीक है, बच्चे को एक्टिव करने की बात हो रही है, वो हम लोग का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वैसे भी यहाँ पे कुछ हम लोग को नकारात्मक ऑप्शंस दिए जो ऐसे ही कट जाएंगे। फोर्थ बोल रहा है दंड और पुरस्कार, कट गया। यहाँ पे पाठ्य पुस्तक केंद्रित बोल रहा है, ये भी कट गया। आज की एजुकेशन हम लोग का क्या है, बाल केंद्रित है। योग्यात्मक परीक्षा पर बल देना, ये भी हम लोग का कट गया, कि योग्यता के अनुसार परीक्षा पर बल दिया जाए, ये गलत हो जाएगा। अगला बोल रहा है, ये जो हम लोग का क्वेश्चन है, जो है हम लोग का ये जो है ना, बुद्धि से चैप्टर, बुद्धि टॉपिक से है, जो कि हम आप लोग को पढ़ाए नहीं है, लेकिन अंतर्वैक्तिक और अंतरावैक्तिक हम आप लोगों को बताए हैं। जी मैम। बोल रहा है बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया करता है। ऐसा व्यक्ति जो हमारी क्या मनोदशा है, ठीक है, उसको जान रहा है, हमारा स्वभाव जान रहा है, हमारे स्वभाव को वो पहचानने में सक्षम है, हमारी मन की स्थिति को पहचानने में वो सक्षम है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, हमारा इंटेंशन क्या है, किस इंटेंशन से बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहा है, मतलब वो बच्चा जो क्या है, बहुत ही, उसको क्या किया जाए, बुद्धि लब्धि उसकी बहुत अच्छी है, दूसरे क्या सोच रहे हैं, क्या जान रहा है, उसकी मन की स्थिति क्या है, इन सब को बच्चा पहचानने में क्या है, बहुत ही सक्षम है। उन पर वह क्या कर रहा है, उपयुक्त प्रतिक्रिया दे रहा है, उसके अनुरूप वो प्रतिक्रिया कर रहा है, एक्टिविटीज कर रहा है। तो ऐसा बालक जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऐसे बालक को हम लोग अंतर्व्यक्ति कहेंगे या अंतराव्यक्ति कहेंगे, बताइए? दूसरों से इंटरेक्ट कर रहा है ना, अंतर्व्यक्ति। दूसरों से इंटरेक्ट कर रहा है तो अंतर्व्यक्ति का, अपना खुद से कर रहा है तो इंसान जी, क्या होगा इसका आंसर? जी मैम, दूसरों से कर रहा है तो मैम अंतरा हो जाएगा। यहाँ पे बालक दूसरों से
यहाँ पे बालक दूसरों की मनस्थिति को पहचानने में सक्षम है, दूसरे क्या सोच रहे हैं, उसका हाव भाव क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, ठीक है, ये चीजों को जानने में, उसका इंटेंशन क्या है, ये चीजों को जानने में बच्चा सक्षम है। उसमें ये प्रकार का कौशल है, गुण है, अंतर व्यक्तिक, ठीक है। ऐसे बच्चे जो होते हैं हम लोग के, इनकी बुद्धि लब्धि 130 होती है, इनका बुद्धि क्षमता क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगी। और ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, वो दूसरों के हाव भाव, बिहेवियर, ठीक है, उनके स्वभाव, उनकी मनोदशा को पहचानने बहुत ज्यादा, उनमें ये सारे निपुणता, ये सारे कौशल बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे बच्चे व्यक्ति हम लोग के अंतर्वैयक्तिक बच्चे कहलाते हैं, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले कहलाते हैं। दूसरों के विषय में जाना, वो क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, उसके हाव भाव से, ठीक है। देखिएगा जो ब्रिलियंट पर्सन्स होते हैं, वो कैसे आपके मन की दशा को समझ जाते हैं। ये सब अंतर्वैयक्तिक होते हैं। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल का मतलब दूसरों से इंटरेक्ट करना, बातें करना, दो लोगों के बीच बातचीत हो रही है, वो है। लेकिन इंटरपर्सनल का मतलब हो रहा है, वो आपके मतलब उनमें इतना ज्यादा कौशलता है, क्षमता है कि वो आपके मनोभाव को, आपके स्वभाव को, हर चीज को जानने में वो सक्षम है, वो बच्चा, ठीक है। जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं ना, मोस्टली देखिएगा, आपके मन की स्थिति, आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं भी कीजिएगा ना, तो भी आपके मन की स्थिति को वो समझ जाएगा। आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, वैसे बच्चे तुरंत जान जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्ताव रखती है? आप लोग इसमें क्या ऑप्शन दिए हैं बताइए तो किसान। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को उनके घर की स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, पहला ही हम लोग का ऑप्शन सही है। आप लोग को ये चीज हम बोले हैं ना कि प्राथमिक कक्षाओं में हम बच्चों को स्टैंडर्ड लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, इंग्लिश में पटर पटर उसके सामने कहेंगे तो बेचारा मुंह खोल के सुनता रह जाएगा, अवाक रहेगा, उसको क्या बोल रही है मैम, क्या नहीं बोल रही है, क्या समझा रही है, उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो उसका स्कूल आने का क्या फायदा, वो क्या ज्ञान अर्जित कर रहा है। तो प्राथमिक कक्षाओं में हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, उनके जो है स्थानीय भाषाओं को ही, हमें भाषाओं में ही उनको शिक्षा देने का क्या करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है कुछ ना कुछ ज्ञान गेन कर सके। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग उसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज की तरफ ले जाएंगे। और बाकी का ऑप्शन जो है वो सब हम लोग का ऐसे भी गलत हो रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही होनी चाहिए। क्यों एक तरह की भाषा में होनी चाहिए? कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों, भिन्न भिन्न भाषाओं के बच्चे आए हुए हैं, तो एक ही भाषा में अगर हम उसको शिक्षा देंगे तो क्या सभी बच्चे उसको समझ पाएंगे? नहीं। शिक्षकों को द्विभाषी का उपयोग, उपागमन को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित करना यानी कि डिमोरलाइज्ड करना। क्यों दो भाषा का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे? हम लोग करेंगे वहां पे, क्योंकि वहां पे क्षेत्रीय भाषा भी बच्चे बोलेंगे, वहां पे बच्चे का भाषा हिंदी भी होगा, तो हमको वहां पे ऐसे द्विभाषी का प्रयोग करना चाहिए कक्षा में। और बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, तो बिल्कुल भी गलत है। बहुभाषावाद को बढ़ावा देना चाहिए। मल्टी लैंग्वेज अगर हम लोग को आता है, अगर हम उस मल्टी लैंग्वेज अपने इस कौशल के द्वारा बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आजकल आप लोग देखिएगा, जितने भी आप कॉम्पिटिशन्स की एग्जाम्स देंगे, आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, आपको एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक वहां का क्षेत्रीय भाषा मस्ट कर दिया है। आप झारखंड में दीजिए, आपको एक क्षेत्रीय भाषा में देना ही है। क्षेत्रीय भाषा का नॉलेज आपको होना ही चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब लगेगा ना, आपको क्षेत्रीय भाषा खोट्ठा वोट्ठा कोई एक क्षेत्रीय भाषा आनी चाहिए। क्यों? इसी सब कारणों से बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में आप बात कर सके, उनके बातों को, उनकी समस्याओं को जान सके, इसी कारण से क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य कर दिया गया है। हाँ, एक मिनट आ रहे हैं, वेट कीजिए। हाँ भैया बोलिए। लगाना क्या लगाना था? वो बॉक्स है उसमें नहीं रखा है कुछ। हाँ, कुछ चैनल नहीं आ रहा है। हाँ। आइए। चलिए, कितना नंबर क्वेश्चन हुआ हम लोग का? 13 में 12 में 13 होगा। 12। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ है आप लोगों को? 4 नंबर में
4 नंबर जेंडर रूढ़िवादिता कि एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है, तो यह क्या सूचित कर रहा है? जेंडर रूढ़िवादिता हम लोग का। हाँ, जेंडर स्टीरियोटाइप्स इसी भावना को क्या कर रहा है? बढ़ावा दे रहा है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 किए हैं निशांत जी सॉल्व। जी मैम। क्वेश्चन समझ में आया? जी मैम। कोई 3 प्रॉब्लम तो है किए इसमें? हैं। 3 सही आंसर है ना मैम? इसका ऑप्शन नंबर ए बी 1 2 और 4 सही होगा। 1 2 तब गलत देखिए है बोल मैम, रहा है बता सतत दिए। और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? सतत और व्यापक मूल्यांकन बोल रहा है मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना। दूसरा बोल रहा है शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेखन को तैयार करना। तीसरा बोल रहा है बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना। यहाँ पे जो श्रेणीबद्ध का जिक्र दे दिया गया है ना, ये हम लोग का थर्ड ऑप्शन कट जाएगा। गलत है। और शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 2 और 4 सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर हम लोग का 1 सही है। 3 जहां जिस ऑप्शन में 3 है वो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है निशांत जी? नो मैम। क्वेश्चन नंबर 15 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होने चाहिए? आकलन बच्चों का करना है तो 3 बताइए मैम। तो क्या किए हैं? नाम है छोटू 3 किए हैं। 4 नंबर। और नंबर विद्यार्थियों का वर्ष के अंत में परीक्षा के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना 4 नंबर होगा। इसमें नहीं केवल मैम, शब्द कट जाएगा मैम। 3 हाँ नंबर। हमको मुन्ना जो केवल वर्ड दिया है उसमें तो कट जाएगा ऐसे ही मैम। ऐसे ही कट जा रहा है। मुख्य रूप से रटने के कौशल को परीक्षण करना ये भी कट जा रहा है। केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना ये भी कट जा रहा है। रह क्या गया? 3 नंबर। सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। ठीक है, जो भी विद्यार्थी जो सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, विकास के अनुकूल करना मतलब स्टडी को ऐसा बना देना, उनके अनुसार ऐसा बना देना कि बच्चे जो हैं जो कुछ भी सीखे उससे उनका क्या हो, डेवलप्ड हो, उनका संज्ञान बढ़े, उनका संज्ञानात्मक क्षेत्र, उनका शारीरिक है, मानसिक है, हर एक क्षेत्र का क्या हो, विकास हो। अंदर में कार्टून। ठीक है, क्लियर हुआ? आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है? नो मैम। क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय संसद में ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल में ही पारित किया है? 2 नंबर में। 2 नंबर हाल में ही। इससे पहले मोदी जी ने जो बताया था कि जो है हम लोग के जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनको दिव्यांगत का नाम दिया था मोदी जी ने। ठीक है, जी मैम। लेकिन अब जो है हाल में ही यह कानून जो पारित हुआ है इसमें बच्चों को निःशक्त व्यक्ति का मतलब समान अवसर अधिकार संरक्षण या पूर्ण भागीदारी अधिनियम के तहत इन बच्चों को रखा गया है। आप देखिएगा स्कूल्स हो गया, चाहे जॉब्स हो गए, इन सब में ऐसे बच्चों को जो है समान अवसर के लिए इनको एक इनका सीट रिजर्व रखा जाता है। अधिकार संरक्षण या फिर पूर्ण भागीदारी के लिए ऐसे बच्चों को मतलब जितना हो सके ऐसे बच्चे जो है सामान्य बच्चों के साथ पार्टिसिपेट कर सके। हाँ नहीं जाते हैं, आज गए नहीं, तबीयत ठीक नहीं था इसलिए नहीं गए। हाँ चाचा बोलिए। ठीक है, ये अभी हाल में ही हम लोग का यह कानून पारित हुआ है, निःशक्त व्यक्ति। लेट से आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6-17 आप लोग खुद से पढ़िए, तो खुद से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 17। आएंगे चाची। 4 ऑप्शन। प्राथमिक शिक्षा समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है मैम, क्वेश्चन ये है।
तो शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायित्व शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है या करती है? क्या होगा आप लोग बताइए, ज्योति जी, प्रियदर्शनी जी। प्रियदर्शनी जी, आप तो एग्जाम देने जाएंगी ना? यस मैम। एक मिनट, थोड़ा वेट कीजिए। चला लेंगे ना भाभी आप? हाँ चला लेंगे इसको? हाँ, चला। इसको ओके कर देगा, लिस्ट आएगा। हाँ आप हिंदी वाली ओके कर दिए, इसमें वैसे आने लगेगा 50 में भी 300। अच्छा ठीक। हेलो, चलिए अच्छा ठीक है छोटू, 21 ना? हाँ ठीक क्वेश्चन है। नंबर 17 का ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या होगा? 4, हम बोल क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन हम लोग के देखिए नेगेटिव में दिए गए हैं, दिए हुए ना नेगेटिव में मोस्टली ज्यादातर। पहला दिया हुआ है शिक्षा केवल मानक और एक तरह की भाषा का प्रयोग को ही बढ़ावा देता है। ठीक है, केवल मानक भाषा के द्वारा, केवल स्टैंडर्ड लैंग्वेज के थ्रू हम बच्चों को कभी नहीं पढ़ा सकते हैं। शिक्षा कुछ जाति समूहों के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखता है। ठीक है, समझ में आया? शिक्षक, तो ये भी हम लोग का गलत हो गया। शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का सही है। शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायित्व शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता या करती है। सांस्कृतिक रूप से जो हम लोग का संस्कृति को जोड़कर सांस्कृतिक रूप से जो उत्तरदायित्व हम लोग के शिक्षा शास्त्र हैं, उन सब का प्रयोग हम लोग को शिक्षा में करना चाहिए। ये हम लोग का ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए आप लोग, और 18 पढ़ के बताइए क्या होगा इसका आंसर। प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता को बताया जा रहा है यहाँ पे। एक प्रतिभाशाली बच्चा जो है कैसा होगा? ऑप्शन 3 मैम। ऑप्शन 3, जिसमें तीनों आ जाएंगे, क्योंकि एक प्रतिभाशाली बच्चा जो है हम लोगों का, जो इंटेलिजेंट बच्चा है हम लोग का, वो हम लोग का बच्चा क्या होगा? ऐसे बच्चे बहुत जल्दी किसी चीजों को सीखते हैं और उसको याद कर लेते हैं। ठीक है, ये कैपेसिटी उन बच्चों में देखने को मिलेगी हमको। सतर्क और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हड़बड़ा के कुछ भी आंसर्स दे दिए, नहीं, बहुत ही सतर्कता के साथ, और किसी चीज का बड़ी ही बारीकी, मतलब उसके हर एक चीज, अगर आप उसको कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हर एक टॉपिक के हर एक वर्ड्स का वो मीनिंग जानना चाहेंगे, बड़ी बारीकी के साथ हर चीज को जानना और समझना चाहते हैं ऐसे बच्चे। ये हम लोग का प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता है। और त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, एकदम फ्लुएंसी के साथ उनका प्रदर्शन जो रहता है बहुत ही बेस्ट रहता है। समझ में आया? तो हम लोग का ऑप्शन 1, 2 और 3 बिल्कुल भी सही है, तीनों का तीनों होगा। क्वेश्चन नंबर 19। 3 आंसर मैम। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा? 3 मैम। आपका सही है? पता नहीं मैम, हम 3 किए हैं। ठीक, और इसके बारे में 3 आयामी बोला, थोड़ा बता दीजिएगा मैम, 3 आयामी नक्शा किसे कहते हैं? अच्छा, बताते हैं। 3D वाला देखे है ना, 3D चार्ट, वही हम लोग का 3 आयामी होता है।
चलिए, 3 डायमेंशनल मैप जिसमें आपको 3 आयाम मतलब जो आ, एक तो हमको वो पिक्चर्स दिख रहा है और एक वो उभरा हुआ नजर आता है, ठीक है, और उसका शेप्स हम लोग को पता चलता है, वो 3 आयाम वाला हो जाएगा, 3 डायमेंशनल वाला हो जाएगा मैप। देखिए क्वेश्चन पहले बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है, बोल रहा है। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे दिया गया है, ठीक है, नेगेटिव में। तो बोल रहा है प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ना। तो जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं, ठीक है, देखने में जिनको प्रॉब्लम है, तो ऐसे बच्चों को अगर हम प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना और पढ़ना सिखाएंगे, बोलने के माध्यम से बच्चे सुन रहे हैं, उस चीजों को जान रहे हैं, उस चीज को समझ लेंगे, ठीक है, कुछ हद तक ये हम लोग का सही है। दूसरा बोल रहा है 3 आयामी नक्शे और चार्ट। 3 आयामी नक्शे और चार्ट का मतलब ऐसा हो गया, देखिए चार्ट है सबसे पहली बात, तो बच्चा उसको देख तो पाएगा नहीं, दृष्टिबाधित बच्चा है, ठीक है, लेकिन हाँ 3 आयामी होने से ये होता है कि बच्चे उसको क्या करते हैं, स्पर्श करके पता कर लेते हैं। वो क्या होता है हम लोग का 3D डायमेंशनल में क्या होता है कि वो चीजें जो है आपको पिक्चर्स के थ्रू तो दिख ही रही है, इसके बाद वो उभरी हुई होती है, ठीक है, उभरी हुई होती है, उसका हमको शेप्स, उसमें कितने हम लोग के लाइन है, कितने हम लोग के उसके कॉर्नर हैं, वो सारी चीजें हमें स्पर्श करने से क्या होती है, मालूम चल जाती है। किसी भी चीज को मान लीजिए आप एक प्लास्टिक का डब्बा है, अगर आप उसको स्पर्श कर रहे हो, छू रहे हो, तो उसका कितना साइड है, उसके कितने कॉर्नर हैं, वो सब 3 आयामी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, उसका 3 डायमेंशनल वो हमें दिखा रहा है, उसका हमें शेप्स बता रहा है, उसका हमको कॉर्नर दिखा रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ अगर जो देख सकते हैं उसका पिक्चर्स भी दिख रहा है। तो ऐसे चार्ट्स के थ्रू बच्चों को क्या करना है, समावेशी हेतु प्रभावशील यहाँ पे नहीं है बोल रहा है, तो सॉरी। तो ये देखिए, ये भी हम लोग का एक दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अगर कुछ हद तक देखा जाए तो सही है। ऐसे किताबें और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सकता है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ये सबसे उत्तम होता है। बच्चे उसको छू कर क्या करते हैं, महसूस कर कर बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। सबसे ज्यादा प्रभावशाली अगर देखा जाए तो यही है पॉजिटिव में। इसके बाद दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। बच्चे को आप अगर मान लीजिए जो बच्चा देख ही नहीं सक रहा है, उसको दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देंगे, कंप्यूटर के माध्यम से उसको एजुकेशन दिलाना चाहेंगे, तो बच्चा वो देख ही नहीं पा रहा है, तो बच्चा उसमें कैसे अधिगम करेगा। तीसरा जी ऑप्शन बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। दूसरा में जो पहला में जो ऑप्शंस में था, अगर हम बच्चे को वर्बली कुछ बता रहे हैं, ठीक है, वो देख नहीं पा रहा, लेकिन सुन के तो वो अधिगम कर रहा है, ये भी हम लोग का कुछ हद तक सही था। तीसरा में 3 आयामी था, हम लोगों का 3 डायमेंशनल था, तो चार्ट नहीं देख रहा है बच्चा, लेकिन बच्चा उसको स्पर्श करके उसको हर एक चीज को, वो क्या लिखा है, मान लीजिए छोटे बच्चों के लिए क ख ग घ का प्लास्टिक का शेप्स आता है, तो बच्चा उसको स्पर्श करके तो पता चल रहा है, वो हम लोग का 3 डायमेंशनल हो गया। कैसे लिखा है, क्या है, वो सब हम लोग का बच्चा को समझ में आ रहा है ना, तो ये भी कुछ हद तक सही है। लेकिन ये जो बोल रहा है कि दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना, ये बिल्कुल भी गलत हो गया। बच्चा वहां पे बिल्कुल भी अधिगम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे यही होगा हम लोग का, समावेशी हेतु प्रभावशाली नहीं है। कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3, 4 में ऑप्शन नंबर 4। आप लोग प्रेजेंट हो, ज्योति और प्रियदर्शनी? 4 ना मैम। Yes, चलिए, पूजा जी आई है क्या? नहीं। जी नहीं आई है। क्वेश्चन नंबर 20। आजकल इससे पहले जो है, ये जो आप कूट भाषा वाला क्वेश्चंस देख रहे हो ना, एमसीक्यू क्वेश्चन, ये फर्स्ट हम लोग कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दिए हैं, तो फर्स्ट इस टाइप का कूट में क्वेश्चन सीडीपी में आया है, मैथ्स में आता है, ईवीएस में आता है, आपका सोशल में आएगा, लेकिन सीडीपी में ऐसा क्वेश्चंस कभी नहीं आता था। इससे पहले आप लोगों को जो भी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने को दिए, 15 का दिए, 19 का दिए, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन देने लगा है जब ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लेने लगा। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि अभिकथन क्या है कि शिक्षार्थियों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए, कि बच्चा किसी चीज को सीखे तो अर्थपूर्ण तरीके से सीखे, उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो, उसका अर्थ जाने। सभी बच्चों के सीखने की क्षमता होती है,
क्या बोल रहा है? एक फर्स्ट में ऑप्शन अभिकथन जो है, तर्क जो है उसका सही दे रहा है। बिल्कुल समझ सही। में हर बच्चे में सीखने की क्षमता होती है, हाँ, उसकी अभिक्षमताएं अलग अलग होती हैं, लेकिन सीखने की क्षमता होती है। समझ में आया? तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। ये हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 मैम। 1। आपको हम इस बार टिक नहीं लगाए ना निशांत जी? नहीं, हम किए हैं ना मैम, तो जो गलत है हम फिर वो 3 4 गलत हुआ मैम, उसको हम सुधार लिए। सुनिए ना, मतलब हम आपका मार्क्स जानना चाहते हैं। आप ईवीएस भी सॉल्व किए, आप मैथ्स भी सॉल्व किए, आप हिंदी भी सॉल्व किए, किए है ना? जी मैम। आपको हम करेक्शन नहीं करवाएं। तो अभी तो यही तो फर्स्ट में करवा रहे हैं ना मैम, सीडीपी। वेट कीजिए, सीडीपी करवा रहे हैं। 21 है ना? सीडीपी हम लोग का अभी खत्म हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना इसमें राइट हुआ। आप हमको जी मार्क्स मैम। बताइए, ठीक है? 21 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि एक विद्यार्थी जो कि नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, ठीक है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बताती है? ऐसा लगता है कि क्वेश्चन हम लोग पूछे, ये किए हुए हैं। किए हैं मैम, लेकिन नियंत्रण के बाह्य हमको बताइएगा मैम। हाँ, ये हम क्वेश्चन हमको लगता है कि एक दिन और हम लोग वहां गए थे तो ये किए थे ना? में क्वेश्चन किए थे इसके बारे में। मैम, ये वाला क्वेश्चन वो नहीं। आंतरिक मैम, ये बाह्य वो आंतरिक था। हाँ, आंतरिक का नियंत्रण के आंतरिक कारण योग्यता की कमी, तैयारी की कमी, त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण या बुरी किस्मत, ठीक है, ये हम लोग का ऑप्शन है यहाँ पे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि विद्यार्थी जो कि नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है। बाह्य अधिकारिता का मतलब होता है कि बाहरी चीजों में, ठीक है, कि कोई हमको बहुत ज्यादा गाइडलाइंस देता या फिर हमको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन में रखता, हमको बोलता कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इन सब चीजों में, बाह्य चीजों में। वो अंदर से मोटिवेट नहीं थी, वो बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती थी। तो परीक्षा में अपनी असफलता का कारण किसे बताती है वो? ठीक है, योग्यता की कमी, तैयारी की कमी, त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण या बुरी किस्मत, क्या होगा? त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण मैम। त्रुटिपूर्ण, आप इसका ऑप्शन क्या लगाए हैं? त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण मैम। इसका आप आंसर लगाए हैं त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है? बुरी किस्मत मैम। बुरी किस्मत, ठीक है। मैम शिक्षा में किस्मत को लाएंगे मैम? नहीं, शिक्षा में किस्मत को लाएंगे नहीं। लॉजिकली यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक विद्यार्थी जो कि नियंत्रण के बाह्य अधिकारणों में विश्वास रखती है, मतलब कि जैसे कि आप वो पढ़े हैं, वो मूवी देखे हैं क्या, 3 इडियट्स? नहीं नहीं नहीं, जी पीके मैम। पीके जी पीके मैम। मूवी देखे हैं? कि वो बोलता है कि अगर आप भगवान का एक कहीं से पत्थर लाके रख दो तो लोगों का विश्वास हो जाता है कि अब ये हमारे सारे संकट दूर कर देंगे। ये बाह्य अधिकारक में हो जाएगा। जैसे कि उसका ही एक फ्रेंड था जो हर समय पूजा करते रहता था, घंटी बजाते रहता था कि हे भगवान इस बार मेरा इंजीनियरिंग निकाल दो तो हम तुमको ये चढ़ाएंगे, हम तुमको वो चढ़ाएंगे। वह बाह्य अधिकारणों पे विश्वास रखता था, ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे वही रीजन हो जाएंगे कि वो खुद से, मतलब अपने मनोबल से वो मनोबल पर विश्वास नहीं रखता था। अंदर से वो मोटिवेट नहीं था कि नहीं इस बार हमको ये करना ही है, हम कर सकते हैं, ठीक है, हमारे में उतनी एबिलिटी है, हमारे में उतनी क्षमता है। वो आंतरिक रूप से उतना ज्यादा विश्वासी नहीं था जितना कि वो बाह्य कारणों से विश्वासी था कि अगर हमको कोई अच्छा गाइडलाइन देगा, चाहे हमको कुछ ये करेगा, ठीक है, चाहे भगवान की हमारे पे कृपा दृष्टि रहेगी तो हम इसको निकाल सकते हैं। वो इस प्रकार के बाह्य अधिकारणों में विश्वास रखता था, जिसकी वजह से वो जब असफल हो गया तो वो किसको बोल रहा है? उसमें योग्यता में कमी, कि हमारी, अपने आप को दोषी नहीं ठहरा रहा है कि मेरे अंदर कोई योग्यता में कमी थी जिसकी वजह से मैं इसको नहीं निकाल पाया। तैयारी में कमी थी, हमने अच्छे से तैयार, क्योंकि वो अंदर से मोटिवेट ही नहीं था तो वो अपने आप को दोष देगा ही नहीं। तैयारी, त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण, ठीक है, वो जिस चीजों में विश्वास करता था वो उसका दृष्टिकोण ही गलत था। वो इस चीज में भी दोष नहीं दे रहा है, वो किसको दोष दे रहा है? वो किस्मत को दोष दे रहा है कि बुरी किस्मत थी, इस वजह से हम क्या किए, नहीं निकाल पाए, ठीक है। ऐसे लोग जो हैं बाह्य कारकों पर ज्यादा विश्वास करते हैं
कि अगर जो है समय सही रहा, परिस्थिति सही रही, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा प्रयत्न, बहुत ज़्यादा मेहनती नहीं होंगे, केवल क्या करेंगे, हे भगवान मुझे इस बार पास करवा देना, या फिर आप हमको कुछ ऐसा टिप्स बता दीजिए, चाहे ऐसा कुछ बता दीजिए कि हम एग्जाम निकाल ले। ये सारी चीजें, उटपटांग चीजों में ही इनका विश्वास रखता था। तो ऐसी चीजें किसको दोषी ठहराएंगे? ऐसे लोग किस्मत को दोषी ठहराएंगे कि हमारा किस्मत नहीं था सही, इस वजह से हम इस चीज को निकाल नहीं पाए। और जो लोग अंतर से मोटिवेट रहते हैं, जिनमें आंतरिक विश्वास रहता है, ऐसे लोग अगर असफल होंगे तो क्या बोलेंगे कि हमारी तैयारी में कमी थी, जिसकी वजह से हम ये चीजों को इस बार इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए। समझ में आया? समझ में आया निशान जी? नहीं समझ में आया? आ गया मैम। तो जो लोग अंदरूनी रूप से अगर क्या रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे ना, वो क्या बोलेंगे कि हमारी तैयारी में कमी थी, हम इस चीज अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सके, जिसकी वजह से हम एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए। और जो लोग बाह्य रूप से रहेंगे, वो बोलेंगे कि वो हर एक परिस्थिति को प्रॉब्लम दोषी मानेंगे कि एग्जाम के टाइम पे ही ऐसा प्रॉब्लम हो गया, एग्जाम के टाइम पे ही बीमार पड़ गए, तो हम एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए। ठीक है, ये सब बाह्य कारणों को दोषी मानेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? बुरी किस्मत होगी हम लोगों की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किस बातों को ध्यान में रखना चाहिए? ठीक है, 2 नंबर में। क्या 2 नंबर? 3 2 3 और 3, 1 2 और 4। जी मैम। नहीं, 3 हाँ, 3 नंबर, 1 2 और 4 ना। जी मैम। अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि। अन्वेषण करना है, खोजबीन करना है, बच्चे खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। तो सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, ये ऑप्शन सही है हम लोग का। दूसरा बोल रहा है जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके। ठीक है, जोखिम लेने का मतलब ये नहीं कि कोई अब जान पे खेलना, यहाँ पे है रिस्क लेना, एक्सपेरिमेंट्स करना, ठीक है, अन्वेषण करना। तो विद्यार्थियों के सहायता करने के तरीके, 2 नंबर। इसके बाद बोल रहा है कि हम लोग का तीसरा बोल रहा है कि एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना। कभी भी ये चीज आप लोग को बोले हैं कि एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखेंगे तो एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से कभी कुछ सीख नहीं पाएगा। तो ये ऑप्शन हम लोग का ऐसे ही कर दिया। और चौथा बोल रहा है आकलन की विभिन्न विभिन्न विधियां। हम लोग एक ही तरीके से बच्चे का आकलन नहीं करेंगे, भिन्न भिन्न विधियों के माध्यम से आप बच्चों का आकलन करेंगे कि वो उस चीज को वो अच्छे से समझा है या नहीं, उसका जो दिमाग जो है वो विकसित हुआ है या नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 2 और 4 बिल्कुल भी सही है। 3 नंबर ऑप्शन हम लोग का सही है। ओके, अगला बोल रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? ठीक है, 4 निम्न मैम। कोऑपरेटिव लर्निंग हम लोग का स्ट्रेटेजी कौन सा है? सहगामी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कोऑपरेशन कर रहे हैं, किसी का सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। क्या होगा? 4 मैम। 4, पारस्परिक रूप से प्रश्न पूछना, एक दूसरे से प्रश्न पूछना, ये भी हम लोग का क्या है? बिल्कुल सही है। आपस में फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, मैम आज टेस्ट लेगी, लोग आप लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, बच्चे फ्रेंड सर्कल आपस में क्लासमेट्स आप लोग का सहयोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तुम हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना। ये क्या कर रहा है? बच्चे आपस में पारस्परिक रूप से प्रश्न पूछकर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, ढालना होगा नहीं, क्रमबद्धता होगा नहीं, और सामाजिक पृथकीकरण होगा नहीं। ये सब ऑप्शन ऐसे ही कट रहा है हम लोग का। तो पारस्परिक रूप से प्रश्न पूछना जो है हम लोग का सही ऑप्शन है। ओके, चलिए 24 नंबर बोल रहा है कि मोहन ने विद्यार्थियों के को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। ठीक है, 1 मिनट। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? व्यवहारवाद का, रचनावाद का, स्पष्ट अनुमोदन का, और सक्रिय अनुकूलन का? रचनावाद मैम। रचनावाद। हम आपको बोल रहे हैं कि बेस्ट मटेरियल से बेस्ट आइटम बना के लाओ। ठीक है,
यानी कि हम आपको रचनावादी बना रहे हैं, आपको क्रिएटिव कर रहे हैं। ठीक है, एक बोल रहा है कि भिन्न भिन्न धारिता वाले बर्तन दे दिया, तो वो भी उसको क्या कर रहा है, रचनावादी बना रहा है। यहाँ पे रचनावादी हम लोग का क्या होगा, क्रिएटिविटी, हम लोग का कंस्ट्रक्टिव जो है माइंड, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वही हम लोग का होगा। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, देखिए, शिक्षा ढांचे में शैक्षिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और इसका जो कारण बता रहा है, संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। हम आप लोग को संज्ञान और संवेग में रिलेशन बताए थे जी कि मैम। संज्ञान कैसे संवेग को प्रभावित करता है और संवेग कैसे संज्ञान को प्रभावित करता है, बताए थे। जी मैम। तो चलिए, इसका ऑप्शन क्या आप लगाए हैं, फर्स्ट मैम, ए नंबर। ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी कि शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों का सामाजिक सांवेगिक आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, केवल हम लोगों को सामाजिक क्षेत्रों को ही, आवश्यकताओं को ही मुख्य रूप से नहीं रखना चाहिए, उसके संवेगों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। यह दोनों बातें हम लोग की बिल्कुल भी सही है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का बिल्कुल सही है। 26 बोल रहा है, शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है। बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं, कितना नंबर, 3 मैम। शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। केवल ऑप्शन नंबर 1 है, वैसे ही कट गया। केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है, गलत है। शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने को प्रासंगिक करना, गलत हो गया। शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 ऐसा ही, बिल्कुल ही ऐसे ही हम लोग का क्या है, ये राइट है। यानी कि बच्चे अगर कहीं त्रुटियां कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, बच्चों के द्वारा दी गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है, यानी कि हम उसके माइंड को जान रहे हैं कि बच्चे को कहाँ डाउट हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, वो गलती क्यों कर रहा है, वहां पे उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तब तो गलती कर रहा है, उसको समझने में गलती हो रही है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, तो शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए भी प्रासंगिक करना, कि बच्चे को अब मान लीजिए हम उसको जो समझाएं, वहां पे उसको गलती हो रही है, वो नहीं समझ पा रहा है, हम उसको दूसरी विधि से समझाएंगे, उसको प्रासंगिक तौर से समझाएंगे। प्रासंगिक तौर से समझाना का मतलब बच्चे को उसी परिस्थिति में ढाल कर, ठीक है, उसके दैनिक जीवन से हम एग्जाम्पल लेकर उसको बताएंगे। हम बच्चे को मैथ्स का सारा डायग्राम समझा रहे हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ठीक है, ओवल, सब समझा रहे हैं, बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है, उसको बार बार कंफ्यूजन हो जा रहा है कि वो सर्कल और स्क्वायर में डिफरेंस ही नहीं समझ में आ रहा है उसको। ठीक है, अभी बना के गया वो बॉक्स चेंज करके गया, तो हम क्या करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसके माइंड को पढ़ेंगे, उसकी त्रुटियां कहाँ, उसकी गलतियां कहाँ, और इसको समझेंगे और उसको प्रासंगिक तौर से, यानी कि उसको उसके दैनिक जीवन में जाकर घुस कर उसको बताएंगे। ठीक है, कि देखो तुम अपने घर में ये चीज देखा है, ये हम लोग का स्क्वायर है, ये हम लोग का क्या है, रेक्टेंगल है। हम उसको उसके दैनिक जीवन से बताने की कोशिश करेंगे। प्रासंगिक का मतलब होता है उसको प्रसंग से जोड़कर या फिर उसी परिस्थिति में उसको ढालकर। ओके, चलिए 27 नंबर, निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है। फर्स्ट मैम, क्रिएटिव थिंकिंग। परासंज्ञान, विश्लेषण और मनन। समालोचन चिंतन यानी कि बच्चे चिंतन जो करते हैं, बच्चों का जो थिंकिंग पावर होता है, सोचने की जो क्षमता होती है, वो हम लोग का क्या होती है, बच्चों का उनके संज्ञान पर, मेटाकॉग्निशंस पर डिपेंड करता है। यानी कि मल्टीपल सोचने की क्षमता जो बच्चों का संज्ञान जो होता है कई क्षेत्रों में क्या होता है, विकसित होता है, उसके कई पक्ष होते हैं, वो सारे पक्षों के आधार पर अपना संज्ञान बना रहा है। विश्लेषण करना यानी कि किसी चीज को विस्तार पूर्वक लेकर उसको समझना, और मनन करना यानी कि उसका एनालिसिस करना, उसका एक तरह से देख लीजिए तो उसका क्या निकालना, उसका निष्कर्ष निकालना। ठीक है, तो हम आप लोग को क्या बोले थे, एक चीज हम आप लोग को बताए थे जो कि सीक्वेंस में होगा, और ये जरूरी है कि पहले बोध का मतलब समझ बनाना,
बताए थे ये चीज। इसके बाद क्या करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। इसमें एक चीज जो नहीं दिया है उसको साइड कर दीजिए, संश्लेषण भी दिया था। पहले क्या होगा बच्चों, बच्चे उसका बोध करेंगे, यानी कि बच्चे पहले उसके विषय में ज्ञान अर्जित करेंगे, जानेंगे कि वो है क्या, फिर उस पर विश्लेषण करेंगे और इसके बाद उसका मनन करेंगे, यानी कि इसके बाद उसका निष्कर्ष निकालेंगे। तो ए, बी और सी तीनों ही हम लोग का क्या है यहाँ पे सही है। कोई दिक्कत है? नो मैम। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषयों में उकताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? उकताहट महसूस कर रहे हैं यानी कि ऊब जा रहे हैं, ठीक है, क्या होगा? 3 नंबर मैम। पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन किया जाए। अगर कोई हमारी स्टडी से ऊब रहा है, ठीक है, एज ए टीचर हम भी जब स्कूल में पढ़ाते हैं और कुछ बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं और कुछ बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, वो मेरी पढ़ाई से वो ऊब रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हमको सोचना होगा कि हम किस विधि का प्रयोग करें, किस तरीके से बच्चे को पढ़ाएं कि हर बच्चे हमारी स्टडी में इंटरेस्ट ले, हर बच्चे हमसे क्वेश्चन अराइज करें, ठीक है। तो यह विधि हम लोग के लिए क्या है, अपने पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः से हमको क्या करना है, चिंतन करना है। हमको अपनी उस विधियों में स्टडी के स्ट्रेटेजी में हमको क्या करना है, चेंजेस लाना है, परिवर्तन करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, बोला इन विद्यार्थियों की अनदेखी करें और उसे विषय वस्तु को पढ़ाने जारी रखें। अनदेखी नहीं कर सकते हैं, कक्षा में हर एक समावेशी कक्षा चल रहा है, हमको हर किसी का डेवलप करना है, किसी एक को छोड़ के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये गलत तरीका है। दूसरा बोल रहा है कि इन विद्यार्थियों को दंडित करें और उनकी सूचना उनके माता पिता को दे। ऐसा भी नहीं करेंगे, बच्चों को दंडित क्यों करेंगे? पहले हम बच्चे को अपने तरीके से हैंडल करेंगे, हम बात बात पे बच्चों के पेरेंट्स को कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम टीचर क्यों है जब हम बच्चे को अपना हैंडल नहीं कर सकते हैं? कमी हमारे में है। आज की शिक्षा क्या बोलती है कि अगर आपका बच्चा आपके पढ़ाए गए चीजों को समझने में असक्षम है, नहीं समझ पा रहा है, तो कमी आप में है, बच्चे में आप किसी प्रकार की कोई कमी नहीं कर सकते हो। अगला बोल रहा है मान ले कि ये विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का यहाँ पे बिल्कुल भी परफेक्ट है। 29 क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? आंतरिक रूप से प्रेरित करना है, ठीक है, मोटिवेशन। तीसरा देखिए, पहला दिया हुआ, जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेगा उसे 5 सितारे मिलेंगे। जब हम बच्चे को 5 सितारे मिलेंगे बोल रहे हैं ऐसा, तो हम बच्चे को आंतरिक रूप से मोटिवेट ही नहीं कर रहे हैं, हम बच्चे को बाह्य रूप से मोटिवेट कर रहे हैं, हम उसको लालच दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा बोल रहा है मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता है या आती है, कौन सबसे अधिक स्मार्ट है। यह भी क्या है, बच्चे को बाह्य रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है, आंतरिक रूप से नहीं किया जा रहा है। आंतरिक रूप से प्रोत्साहित करने के लिए बच्चे को किसी प्रकार का ऐसा बाहर से फीडबैक देना ही नहीं है। अब बच्चा अपनी प्रशंसा सुनने के लिए और क्लास में अपनी वाहवाही सुनने के लिए क्या करेगा, जल्दी जल्दी काम करेगा, यह भी आंतरिक रूप से नहीं है। चौथा बोल रहा है वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करते हैं उन्हें खेल के सत्र में खेलने नहीं जाने दूंगा। तो इस डर से भी बच्चे करने लगेंगे, यह भी हम लोग का आंतरिक नहीं है। आंतरिक रूप से कब होगा, जब बच्चे खुद से मोटिवेट होंगे, किसी के कहे अनुसार नहीं। बोल रहा है तीसरा ऑप्शन से कि इस पर काम करना कितना मजेदार है। चलो देखते हैं कि इस गतिविधि में क्या क्या सीख सकते हैं। यह बच्चा यहाँ पे आंतरिक रूप से मोटिवेट है, बच्चा खुद से चाहता है कि हम कुछ जाने, कुछ सीखे। आज एक नया टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, यानी कि आज हमको इससे कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। ये बच्चा के मन में अगर इस बात की भावना है ना, तो ये बच्चा आंतरिक रूप से मोटिवेट है। मोटिवेशन चैप्टर भी आप नहीं पढ़े थे ना? तो तीसरा सही है ना मैम? एकदम बिल्कुल सही है तीसरा। मोस्टली आपका क्वेश्चंस का आंसर सही हो रहा है और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा मार्क्स नहीं लाएंगे, लेकिन पासिंग मार्क्स तो ले ही आएंगे। कोशिश हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि पासिंग मार्क्स ले आएंगे एटलीस्ट। बहुत अच्छा मार्क्स लाने के लिए थ्योरी का पूरा नॉलेज होना चाहिए, जो कि हो जाएगा, लेकिन पासिंग मार्क्स तो ले ही आएंगे। चलिए, बोल रहा है सीखने की गति डैश है, क्या होगा? मैम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारणों दोनों से स्वतंत्र है सीखने की गति।
व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारणों के पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है ना। 3 नंबर है ना। 3 नंबर जी होगा ना मैम, ऑप्शन। 3 नंबर में। 4 नंबर नहीं ना होगा, स्वतंत्र नहीं नहीं होगा मैम, ना। 3 नंबर में। 4 होगा। चलिए, आप मैथ्स का कितना सही हुआ पहले हमको ये बताइए तो अभी। मैम 4 की 3। 3 बोल 3 रहा है आंसर। व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारणों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करता है। हम लोग कब जब किसी चीज से इंटरेक्ट होते हैं ना, इंटरेक्शन होता है ना, तो वो जो होता है वो ज्यादा इफेक्टेबल होता है। व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारणों दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो हमारा इन्वायरमेंटल से बिल्कुल अलग है। हम अपने वातावरण में रहकर ही ना कुछ करते हैं। वातावरण से भिन्न होकर, अलग होकर, एकदम उससे अलग होकर तो हम कुछ नहीं ना सीख सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ना। हम उसके अभिन्न अंग हैं। हम उससे कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं पर्यावरण से। जी और मैम। पूरी तरह से व्यक्तिगत कारणों पर भी नहीं, केवल अकेले हमारा रोल नहीं होता है, ठीक है, पूरी तरह से पर्यावरणीय कारणों पर भी नहीं होता है। तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही कट गया। और यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों स्वतंत्र था, तो स्वतंत्र भी नहीं है। दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, संबंधित है। जिस तरीके से संज्ञान और संवेग एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उसी तरह से हम लोग का व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारण, यानी कि व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक मतलब वही दे दिया है, आनुवांशिकता और पर्यावरण दे दिया है। यहाँ पे ऐसे घुमा के दिया हुआ है। ये हम लोग का वही चीज है, इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी ही दिया हुआ है हम लोगों का। ये व्यक्तिगत का मतलब हम लोग का वंशानुक्रम ना, हमारे अंदर जो भी गुण है वो हमारे माता पिता के डीएनए के द्वारा हमको मिली है, तो वो हमारा वंशानुक्रम ना हो गया। तो यह जी दोनों ये क्वेश्चन घुमा के दिया है। क्वेश्चन हम लोग का इन्वायरमेंट वाला ही है, लेकिन क्वेश्चन घुमा के दे दिया गया है। ठीक है, अब बताइए आपका सीडीपी में कितना रॉन्ग हुआ था। 4 मैम, एक नहीं बनाए थे तो 5। अच्छा, 25 सही है एक मैम। चीज और, इससे पहले कल भी आप हमको, परसों भी आप हमको बोले कि मैम हमको ये समझ में नहीं आया, मैम हम ये नहीं बनाए। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है निशांत जी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप ट्रिक के अनुसार बनाइएगा। ऑप्शंस में जो ऑप्शन सबसे बड़ा रहेगा, देखिए इसमें भी देखिए सबसे बड़ा ऑप्शन 3 नंबर था। ये तो हम लोग लॉजिकली इसको सॉल्व किए, लेकिन इसमें देखिए सबसे बड़ा ऑप्शन 3 नंबर था। अगर जो क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन होता है, नहीं समझ में आता है, आप ट्रिक के आधार पर बनाइएगा। जो आपको सबसे पॉजिटिव लगे उसमें उसको चूज कीजिए, जो सबसे बड़ा ऑप्शंस लगे उसको चूज कीजिए, लेकिन उसको छोड़ के नहीं आइए। समझ में आया? छोड़ जी के मैम। आना समझदारी नहीं होगा। क्या पता बाई लक आपका सही हो मैम गया। आपके पास सिर्फ छोड़ देते हैं मैम, वहाँ नहीं भी छोड़ते। होगा। नहीं, मैं तो यानी कि अगर देखा जाए तो आपका ऑलमोस्ट 25 मार्क्स आया सीडीपी में, बिना थ्योरी जाने। बिना थ्योरी जाने आपका 25 मार्क्स आया ना, बहुत जी अच्छी मैम। बात है। चलिए, हम आपको आंसर की बताते हैं।